बेटा, कल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में EMF डेवलप्ड इन ड्यू टू फैराडेज लॉ इक्वल टू माइनस d∅/dt का डायरेक्शन पढ़ा। साथ में हम लोगों ने पढ़ा सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। आज हमारा और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आपके सामने आ रहा है एंड टॉपिक इज EMF developed in a rotating coil. EMF developed in a rotating coil, जिसको अनादर भाषा में हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ AC जनरेटर। थ्योरी ऑफ AC जनरेटर, यहां से अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर AC जनरेटर कैसे बनता है उसका भी ये थ्योरी है। अल्टरनेटिंग करंट, हाउ द AC करंट इज फॉर्म, है ना, और हाउ द AC EMF इज फॉर्म, उसकी भी थ्योरी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। ये टॉपिक भी आपके कंसेप्ट के लिए, आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। whenever this topic also asked in examination, it usually asks for 4 marks। जैसे 4 मार्क का एक पहला टॉपिक हमने देखा था EMI से E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt, और इसमें ही E इज इक्वल टू हमने प्रूव किया था माइनस BLV। ये पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक इस लेसन का। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी हम लोग देख रहे हैं EMF डेवलप्ड इन AC जनरेटर, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफार्मर। तीनों टॉपिक को बड़े अच्छे से पढ़ के रखना है फॉर द एग्जामिनेशन। 100% आपको इनमें से कोई ना कोई एक टॉपिक एग्जामिनेशन में आपको दिखाई पड़ेगा। तो अभी बढ़ते हैं EMF डेवलप्ड इन रोटेटिंग कॉइल। अभी रोटेटिंग कॉइल को कहाँ रखते हैं सर? EMF जनरेट करने के लिए सबसे पहले एट फर्स्ट आपकी एक रेक्टेंगुलर कॉइल को रखा जाता है इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो सबसे पहले देखो बेटा, मैं ये बना रहा हूँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है यूनिफॉर्म फील्ड कैसे बनाते हैं? इक्वल मैग्नीट्यूड के, सेम डायरेक्शन के, सेम गैपिंग के साथ बना देते हैं वेक्टर्स। तो ये हम यहाँ पर बना रहे हैं आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम रखने वाले हैं हमारी एक रेक्टेंगुलर कॉइल, जिसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर एंड वाउंड किए जाएंगे, और जिसका एरिया हम मानेंगे कैपिटल A। ठीक है, तो ये हमने बनाया इक्वल लंबाई के वेक्टर जो इंडिकेट कर रहे हैं हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जैसे हमने आपको बोला एट फर्स्ट इन दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग सबसे पहले हमारे कॉइल को रखेंगे परपेंडिकुलर। तो ये हम यहाँ पर बना रहे हैं आपके लिए मैग्नेटिक आपकी कॉइल, रेक्टेंगुलर वाली कॉइल तो सबसे पहले रखी जा रही है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इस जो कॉइल का जो एक्सिस है, एक्सिस कहाँ बनेगा सर? ये सेंटर से। द एक्सिस ऑफ कॉइल इज इनिशियली परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। इनिशियली का मतलब क्या? जब स्टार्ट करने जा रहे हो एट टाइम t इक्वल टू 0, ये पहली पोजीशन है। एट स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 के दौरान आपकी कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कैसी है? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो होगा क्या? क्योंकि ये कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, तो हमने देखा है, जो हमने जाना है कि इस केस में कोई भी चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता नहीं है। ठीक है, और उसके कारण फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज बिकम 0। कैसे? वो भी आपको सिखाते हैं। सबसे पहले नोटेशन को क्लियर करें, ध्यान देना है क्या क्या हम बता रहे हैं। ये आपकी क्या है? रेक्टेंगुलर कॉइल। कंसिडर रेक्टेंगुलर कॉइल। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स भी वाइंड अप हुए हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स भी है, और ज्यादा बना है तो कचरा बन जाता है, इसलिए हम लोग पहले बनाए नहीं थे।
और आपको समझाने के लिए भी वही बना दे रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर वाउंड किए गए हैं। लेट, ध्यान देना है, कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर वाउंड ओवर रेक्टेंगुलर कॉइल। ए क्या है, ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल। तो आपको ऐसे लास्ट टाइम भी समझाया था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट और एमसीजी के दौरान भी, मूविंग कॉइल कैलकुलेटर के दौरान भी, एन इंटू ए नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई बाय एरिया, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है इफेक्टिव एरिया ऑफ द कॉइल। ठीक है, तो इनिशियली हम क्या कर रहे हैं, एट इनिशियली स्टार्टिंग में, एट इनिशियली a coil is kept perpendicular, coil is kept perpendicular to uniform magnetic field vector B। इनिशियली हमने आपके कॉइल को परपेंडिकुलर रखा है। इनिशियली मतलब एट टाइम t इक्वल टू 0, यही बात शुरू है, ध्यान दीजिएगा। तो होता क्या है, इन दिस केस अगर मैं फ्लक्स निकालने को जाऊं, जैसे हमने आपको बताया था फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि आपको समझाया था फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी डॉट ए। ठीक है, इसके पहले हमने आपको सिखाया गया है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला फ्लक्स पर यूनिट एरिया, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी इंटू ए, करेक्ट। और आपको बता दे चुके हैं फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी बट मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर बोथ आर कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो आपको पता है बी इंटू ए में अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करने जाऊँ, सो बी इंटू ए इंटू कितना बनेगा, कॉस थीटा। और क्योंकि आपका एरिया रेक्टेंगुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर है, इनिशियली परपेंडिकुलर है, इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। तो आपको इस केस में थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर है, मतलब कितना है, 90। ठीक है, क्योंकि आपका एरिया वेक्टर और आपका मैग्नेटिक फील्ड 90 पे है। तो इस केस में क्या होगा, बिकॉज ऑफ cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 इंटू समथिंग 0। ठीक है, 0 इंटू समथिंग 0, बी इंटू ए इंटू, ध्यान देना है क्या है, ये आएगा cos 90 डिग्री। तो इनिशियली आपका cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, ये चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं हो रहा है, चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं होगा तो ये जनरेट भी नहीं होगा। तो वही हम आपको बता रहे हैं कि इनिशियल में कोई भी EMF जनरेट होता नहीं है, देयर विल नो डेवलपमेंट ऑफ EMF एट इनिशियली। ठीक है, ये सब निकालने की गरज नहीं होती है, समझाने के लिए आपको बताया। इनिशियली हमने कॉइल को कैसा रखा है, केप परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर हमने इसको रखा है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर कोई भी फ्लक्स चेंज होने वाला नहीं है। अब क्या करेंगे, एट नेक्स्ट जैसे हम इसको इसमें इस केस में फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 की, फ्लक्स स्टेबल है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उस चक्कर में यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा। अब आगे नाउ क्या करेंगे, नाउ अ कॉइल इज रोटेटेड with uniform angular velocity, coil is rotated with the uniform angular velocity omega। ठीक है, नाउ अ कॉइल इज रोटेटेड यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो मतलब सर ये कब की बात चालू है, ये मालूम है एट टाइम टी, थोड़ी देर के बाद, है ना, आफ्टर टाइम स्मॉल टी, थोड़े देर के बाद, आफ्टर टाइम टी की बात अगर करें तो कॉइल को ये लिखने की गरज नहीं होती है। एक्स्ट्रा पार्ट में हमने आपको समझाया कि इनिशियल का फ्लक्स का कोई लेना देना नहीं करेंगे, ये यहाँ से लिखना है आपको। आफ्टर टाइम टी कॉइल को रोटेट करेंगे हम लोग, कहाँ से रोटेट करेंगे, ये देखो यहाँ ऊपर बताना है
कि इस कॉइल को यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला कितना होता है 2 पाई एन, वेरिएबल विद द फ्रीक्वेंसी। इस कॉइल को रोटेट करेंगे यहां से इधर, सो दैट आपकी कॉइल एक्वायर करेगी एक नई पोजीशन, सो दैट योर कॉइल विल एक्वायर द न्यू पोजीशन एट एन एंगल। कॉइल विल एक्वायर द न्यू पोजीशन, और न्यू पोजीशन को भी हम लोग यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। ये आपने कॉइल को यहां से यहां तक रोटेट करवाया, डिफ्लेट करवाया, कॉइल ने एक्वायर किया नया पोजीशन। यहां कॉइल आपकी रोटेट हुई है थ्रू एन एंगल थीटा, इनिशियली जहां रखी थी वहां से देखो, ये पहला एक्सिस यहां से यहां तक का डिफलेक्शन इतना आ चुका है थीटा। जैसे आपने वहां पर थीटा देखा ना, होता क्या है इधर भी आपको सेम दिखाई पड़ेगा कि अभी यू विल फाइंड आउट कि जो थीटा यहां बन रहा है वही थीटा अभी एक्सिस के साथ और मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी यहां पर बन रहा है। ठीक है, तो आपको ये पता है, वो हम और बनाएंगे, डोंट वरी, कि जब भी कभी कोई वेक्टर क्वांटिटी एट एन एंगल पे आती है, हम उस वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं ना अलोंग टू कंपोनेंट्स, करेक्ट। तो यहाँ पर ये वेक्टर दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि अभी देखो पहले केस में सीधा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर था, सीधा मैग्नेटिक परपेंडिकुलर था। इस केस में क्या होगा, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब थीटा की वैल्यू 90 नहीं है। और याद करिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपकी कॉइल रोटेट हो चुकी है, करेक्ट। जैसे कॉइल रोटेट होगी विद द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो क्या होगा, ये कट कर रही है, इट कट्स द लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को क्या करने वाली है, कट। एंड देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, there is a change in magnetic flux linked with the coil, which is given by, उसका फॉर्मूला क्या होगा, which is given by, यहाँ पर चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आने वाला है, इसलिए मैंने वो अलग पेज से लिखा। देखो आफ्टर टाइम टी की बात है, थोड़े टाइम टी के बाद जब आपने कॉइल को रोटेट किया, मीनिंग समझना है, पहले कंसेप्ट पूरे समझने हैं। थोड़े टाइम टी के बाद आपने कॉइल को रोटेट किया, कॉइल ने एक्वायर किया न्यू पोजीशन, पर जब कॉइल रोटेट करेगी, रोटेट करने के बाद दौरान वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटेगी ना, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटेगी तो क्या होगा, वही लिखा, इट कट्स द लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड अगर काटेगी तो देयर इज क्या होगा, चेंज ऑफ क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, और मैग्नेटिक फ्लक्स जहां पर चेंज होगा तो वहां क्या जनरेट होता है, ईएमएफ। तो धीरे धीरे ईएमएफ की तरफ भी जाएंगे। सबसे पहले चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल कितना बनेगा वो आपको बताना है। तो सुनो, इस केस में जो हमने आपको बोला था कि जो आपने इसको परपेंडिकुलर ऐसे घुमा दिया, अब मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर ऐसा है जो एक एंगल पे है, तो अभी हमारी मैग्नेटिक फील्ड दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। वन कंपोनेंट इज लाइक दिस एंड अनदर कंपोनेंट इज लाइक दिस। एक आपका आएगा पहला कंपोनेंट और एक कंपोनेंट आएगा इधर में दूसरा कंपोनेंट। ये होगा बेटा आपका बी साइन थीटा और ये होगा बेटा आपका बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है, यस और नो। और इफ यू फाइंड आउट कि देखो सर ये कॉस कुछ क्यों बोला, क्योंकि ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में एंगल बनाती है थीटा, उस साइड का कंपोनेंट क्या होता है, कॉस थीटा, करेक्ट। तो ये आपके मैग्नेटिक फील्ड ने इधर वाले कंपोनेंट के साथ कितना एंगल बनाया है, थीटा, तो ये बन जाएगा बी कॉस थीटा। बट किसी भी हालत में थीटा की वैल्यू 90 नहीं है, और हमारे लिए यही कंपोनेंट कॉस का है, साइन वाला कंपोनेंट कॉस काम का नहीं है, क्योंकि हमारे
फ्लक्स के फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला आता है, क्या आता है, फ्लक्स के फॉर्मूले कौन सा एंगल आता है, cos थीटा आता है। एंड इसलिए आपको हमने ऊपर में वो फॉर्मूला सिखाया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, B इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा होता है। बट यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री थी एंड यू नो वेरी वेल कि कॉस ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू कितनी बन जाती है, 0, इसलिए इधर में फ्लक्स 0 बना था। यहाँ किसी भी हालत में थीटा 90 डिग्री का नहीं है, सो देयर इज अ फ्लक्स लिंक विद द कॉइल। कितना फ्लक्स कॉइल के साथ लिंक्ड होगा, वो फ्लक्स जो लिंक्ड होगा उसका फॉर्मूला यही होगा, B इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, B इंटू ए इंटू कॉस थीटा, दिस इज द फ्लक्स, अमाउंट ऑफ फ्लक्स, सेम फॉर्मूला। सर अभी जीरो नहीं है क्योंकि आपका थीटा दिख रहा है आपको, वो बिल्कुल भी 90 डिग्री का नहीं है, क्योंकि ये देखो थीटा यहाँ दो जगह हमने आपको दिखा दिया, जैसे वहां वो डिफ्लेक्ट हो चुका है, यहाँ पर भी वही एंगल बन चुका है, सेम एंगल। सो इस थीटा इज नॉट 90 डिग्री, बट सर थीटा कौन है, एंगल। और याद करो हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी की, तो आपको पता है, पढ़ चुके हो, थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, ओमेगा इंटू टी। ठीक है, थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, ओमेगा इंटू टी। इट्स सेम फॉर्मूला जो हम लगाते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी में अगर एंगुलर वेलोसिटी लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी कौन सा लेंगे, एंगुलर। टाइम किसकी बात चालू है, टी की। थीटा का फॉर्मूला कितना बनता है, ओमेगा इंटू टी, जो ऑलरेडी रोटेशन डायनामिक्स से आप पढ़ते आते हो। ठीक है, थीटा का फॉर्मूला ओमेगा इंटू टी, दिस इज द केस। तो फ्लक्स लिंक विद द कॉइल क्या होगा, इस केस में फ्लक्स का फॉर्मूला B इंटू ए इंटू कॉस थीटा, थीटा का मतलब हो जाएगा ओमेगा टी। तो देखो यहाँ पे विद टाइम वाला चेंजिंग वाला फ्लक्स है, तो जहां जहां फ्लक्स चेंज होता है वहां क्या डेवलप होता है, EMF। ठीक है, so therefore according to the Faraday's law, therefore according to Faraday's law, क्योंकि मेन कंसेप्ट Faraday's ने दिया था, करेक्ट, दैट इज बाद में इसको कवर किया था लेंस ने साइन के लिए। तो लेंस लॉ, EMF generated in a coil is given by, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो EMF का फॉर्मूला पता है वो क्या होता है, EMF का फॉर्मूला होता है माइनस d∅dt। और याद करिए फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। यहां से अगर हम पढ़ते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये जो फॉर्मूला, तो यही फॉर्मूला यहाँ पर कॉपी किया था। ठीक है, यहाँ थीटा 90 बन गया था इसलिए 0 बन गया था, यहाँ फ्लक्स लिंक्ड है क्योंकि थीटा 90 नहीं है, बार बार आपको समझाया। तो यही जो फ्लक्स का फॉर्मूला है डाल दीजिए। ई का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस डी ऑफ बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। किसकी वैल्यू डाली बेटा हमने, फ्लक्स की। किसकी वैल्यू डाली, फ्लक्स की। ठीक है, एक और चीज आपको यहां पर बताना रह गई, क्योंकि आपके कॉइल पे नंबर ऑफ टर्न्स फाउंड अप किए गए हैं, करेक्ट, आपके कॉइल पे नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड अप किए गए हैं, इसलिए यहां पर एरिया जो है वो सादा इस्तेमाल नहीं होता है, इफेक्टिव एरिया इस्तेमाल होता है। तो हमने दोनों जगह यहां पर भी लिखना था n इंटू ए, बिकॉज फॉर नंबर ऑफ टर्न्स, करेक्ट। नहीं तो आप बोलोगे अचानक n कहां से आ गया, इसलिए आपको पढ़ाते पढ़ाते भी समझा रहे हैं। नंबर ऑफ टर्न्स इधर भी थी क्योंकि आपके कॉइल पे आपका जो करंट जाने वाला है नंबर ऑफ टर्न्स पे जाना है, नंबर ऑफ टर्न्स का इंपैक्ट आपको मिलने वाला है। यहाँ थीटा 0 वैल्यू 0, अगेन यहाँ पर भी n इंटू ए नंबर ऑफ टर्न्स, तो b इंटू n इंटू ए, दैट व्हाट विल बी द फॉर्मूला इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स का इंपैक्ट जो अब तक हमने डाला नहीं था, समझाने के लिए आपको बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, फ्लक्स पर यूनिट एरिया वहां धीरे धीरे समझाया। बट आपके कॉइल पे नंबर ऑफ टर्न्स है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पे साधा एरिया प्ले नहीं करता है, इफेक्टिव एरिया प्ले कर किया जाता है, क्योंकि आपके जो भी करंट को या फ्लक्स को जाना पड़ेगा वो नंबर ऑफ टर्न से जाना पड़ेगा। तो b इंटू n इंटू ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी,
दैट्स व्हाट माय फॉर्मूला। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स का इंपैक्ट भी आपको अभी हमने समझाया, बिल्कुल स्लो एंड स्टेडीली। अभी अगर हम आगे बढ़ते हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं बेटा किसके साथ, टाइम के साथ। टाइम का फंक्शन कौन है हमारा, कॉस ऑफ ओमेगा टी, बाकी चीजें क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो चलो बी एन ए या एन इंटू ए इंटू बी जैसे भी लिखना है आपको चलेगा, वही है बी एन ए या एन इंटू ए इंटू बी, निकाल लिया बाहर। डेरिवेटिव, हाँ ये माइनस साइन है, 100% माइनस साइन लगाए। डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा बेटा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा कॉस ओमेगा टी का। सो वी वेल नोन अबाउट डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमें आता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, करेक्ट। बट फॉर्मूला हम टी का, टी को नहीं लगा रहे, ओमेगा टी को लगा रहे, इसलिए इंटू को ना जाएगा ओमेगा। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई हमारे ये आपका फॉर्मूला बनेगा E इज इक्वल टू, ये ओमेगा सामने लग जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये सामने लग माइनस इंटू माइनस प्लस और ओमेगा लग गया, ओमेगा इंटू एन इंटू ए इंटू बी इंटू साइन ओमेगा टी। एंड व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा पता है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है, तो ओमेगा का फॉर्मूला बनता है 2 पाई एन। सो 2 पाई एन, 2 इंटू पाई इंटू एन, ये एन फ्रीक्वेंसी है याद रखिएगा, है ना। 2 पाई एन या 2 पाई एफ लिख दीजिए, अगर प्रॉब्लम है तो फ्री एफ लिख दीजिए, कंफ्यूज अगर टालना है तो बेटर टू, क्योंकि एन और एन में आप कंफ्यूज ना हो तो हम फ्रीक्वेंसी को 2 पाई एफ लिख लेते हैं, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, ज्यादा बेटर हो जाएगा अगेन समझने के लिए। एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, स्मॉल एफ, फ्रीक्वेंसी का नोटेशन स्मॉल एफ भी इस्तेमाल किया जाता है। विल राइट 2 पाई एफ, 2 पाई एफ इंटू एन ए बी इंटू साइन ओमेगा टी, इस तरह से, है ना। ये ओमेगा का वैल्यू डाला 2 पाई एफ, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, स्मॉल एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, इंटू एन, एन नंबर ऑफ टर्न्स, इंटू ए इंटू बी इंटू साइन ओमेगा टी। ये आया बेटा हमारा एक्सप्रेशन, डेरिवेशन फॉर ईएमएफ डेवलप्ड इन एन रोटेटिंग कॉइल। ठीक है, इक्वेशन 2 इज एन एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है फॉर ईएमएफ डेवलप्ड इन अ रोटेटिंग कॉइल, इन अ रोटेटिंग कॉइल। रोटेटिंग कॉइल में जनरेट होने वाला ईएमएफ का ही फॉर्मूला है जो हमें निकालना था, ईएमएफ डेवलप्ड इन अ रोटेटिंग कॉइल। तो इस तरह से रोटेटिंग कॉइल के ईएमएफ का डेरिवेशन तो हमें मिल गया। अब बात करते हैं इसके अंदर बारीक बारीक चीजों की। मुझे बताइए इस ईएमएफ में आपको दिख रहा है साइन ओमेगा टी, साइन थीटा। यू नो वेरी वेल के साइन का फंक्शन जो है साइन थीटा में अगर आते हैं, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, करेक्ट। साइन 60 √3/2 दैट इज 0.866, साइन 45 1/√2 0.7071, और साइन 90 की वैल्यू 1 पॉजिटिव में, और अगर हम वही 2 से 100 डालते तो -1। तो आप ये पढ़ चुके हो मैथमेटिक्स में कि साइन फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू कहां से कहां होती है, नेगेटिव में -1 और पॉजिटिव में +1। तो हाईएस्ट सबसे बड़ी कौन सी हुई, प्लस वाली 1। साइन की हाईएस्ट वैल्यू, साइन थीटा फंक्शन की मैक्स वैल्यू कब होती है, 1 होती है। किसके लिए, फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। वी नो, ध्यान दीजिए, क्लियर ट्रिग्नोमेट्री करिए। साइन थीटा की मैक्स वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। और ये कब होती है, जब थीटा कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, साइन थीटा बिकम्स इक्वल टू 1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या बोल रहे बेटा अपन, ये मैक्स वैल्यू। ठीक है, तो देयरफॉर अगर साइन थीटा इक्वल टू 90 डालने के लिए मैक्स वैल्यू कितनी मिलती है, 1। साइन थीटा की मैक्स वैल्यू, मैं ऐसे लिखे था लगे तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा तो, साइन थीटा की 1 ये मैक्स वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू है किसके लिए, थीटा इक्वल टू 90, क्योंकि बाकी सब के लिए वैल्यू 1/2 √3/2 ऐसी आती है। तो अगर मैं इस फंक्शन में सेम करता हूं, इसकी वैल्यू 1 डालता हूं, अब सर यही वैल्यू है, आप क्यों पढ़े भाई, क्यों नहीं पढ़े, चलो पहले उसके बारे में बताते हैं। देखो आपके डिवीजन में क्या आया, 2 कौन है, नंबर कांस्टेंट। पाई कौन है,
नंबर कांस्टेंट, जो भी बदलेगा है। अब क्या है, फ्रीक्वेंसी, वर्ड इस्तेमाल किया था हमने, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब फ्रीक्वेंसी भी क्या है, कांस्टेंट है, बदलने नहीं वाली। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, एक बार जो रेक्टेंगुलर कॉइल पे मैन्युफैक्चरिंग में नंबर ऑफ टर्न्स डाले गए नहीं बदलेंगे। ए कौन है आपका, एरिया, रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया भी क्या होगा, कांस्टेंट। एंड बी कौन है, बी है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहां लिखा था देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वेक्टर ही बनाए थे हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दैट मींस ये पूरा का पूरा बात कांस्टेंट है बेटा। आपके ये आपकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, साइन फंक्शन पे, इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं। आपके ये आपकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, साइन के फंक्शन पे। आप जो साइन की वैल्यू डालोगे उसके हिसाब से ये बनेगा। व्हाट आई मीन टू से, ये सब पूरा कांस्टेंट है। मान लो इस सब का एक समझने के लिए आपके, अगर आपको क्लियर अगर नहीं हो रहा है, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बच्चे के पहले से क्लियर नहीं होते, इसलिए फिर इसमें हार्डनेस लग जाती है। ये 2πf इंटू NAP की अगर वैल्यू मान लो सबका मल्टीपल 100 आ रहा है, बट यार ये साइन ओमेगा टी ना बड़ा रोल प्ले करेगा। मान लो आपका थीटा जो ओमेगा टी 30 डिग्री है, तो यू नो दैट साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/2, सीधा भाग लगाएगा, आंसर कितना बनेगा, 50। करेक्ट, क्योंकि आपका थीटा 30 डिग्री है और आपका ये पूरा फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है, तो आपका फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, साइन फंक्शन पे। आपका फंक्शन डिपेंड करता है साइन फंक्शन पे, समझना है पहले आपको। और साइन में कौन होता है, एंगल, वही आपको समझा रहे। अगर ये थीटा 0 डिग्री होगा ना, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 0। ये आपकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 0। इस तरह से काम चलेगा। तो अभी हम क्या बता रहे हैं, अगर वही थीटा 90 हो जाएगा ना बेटा, साइन 90 की वैल्यू 1 इंटू 100, तो आपका पूरा आंसर तभी आएगा 100 मैक्सिमम। ये समझा रहे हैं। तो ये मैक्स कब आएगा, जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्स वैल्यू होगी। और मैक्स वैल्यू कब मिलती है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 90। क्लियर, ये समझो। तो ये बोलना है व्हेन थीटा विल बी 90, साइन 90 इज 1, तो आपका ये अब क्या मिलता है, हाईएस्ट। इनका पूरा मल्टीप्लाई होता है वो हाईएस्ट वाला। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 डालते हैं तो ये अब भी क्या होगा, मैक्सिमम। इसी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ को ई मैक्स या ई नॉट से दिखाते हैं। इसे बोला जाता है पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ठीक है, वेयर ई मैक्स और ई नॉट इज कॉल्ड, इसे बोला जाता है पीक वैल्यू। पीक म्हणजे टॉप की हाईएस्ट वैल्यू, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ठीक है, क्लियर। एंड इसलिए हम अभी, क्योंकि थीटा हाईएस्ट है, हाईएस्ट थीटा की वैल्यू इतनी है, तो आंसर भी हाईएस्ट उतना बन सकता है। ठीक है, तो मैक्स वैल्यू, इसका मतलब मैं अपने इक्वेशन को और एक तरीके से लिख पाऊंगा ना, आई कैन रिप्रेजेंट माई इक्वेशन इन अनदर वे। कैसे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ये जो फॉर्मूला है आपका E इज इक्वल टू, अभी हमने देखा कि जो पार्ट है, कौन सा पार्ट, 2πf इंटू NAP। इस 2πf NAP को क्या बोलते हैं, ई नॉट या ई मैक्स। तो अगर मैं इसकी जगह ई नॉट डालू तो ई का फॉर्मूला क्या होगा, ई का फॉर्मूला बनेगा ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। आई कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट माई इक्वेशन टू बी लाइक दिस। ऐसे हम इसको आराम से दिखा सकते हैं। तो ये भी आपका एक वही फाइनल डेरिवेशन है। ठीक है, पीक वैल्यू के साथ डाला हुआ एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ डेवलप्ड इन अ रोटेटिंग कॉइल। और जैसे अभी आपको बार बार आपको बताया कि ये फंक्शन में क्लियर समझ में आता है कि हमारी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, साइन फंक्शन पे। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ईएमएफ साइन पे डिपेंड करता है, तो हमें साइन फंक्शन के लिए ग्राफ बना के देखना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस ईएमएफ, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा व्हाई इट इज कॉल्ड एज एसी। एसी जनरेटर क्यों बोला जाता है, ये अब तो निकाल लिया बेटा, थ्योरी ऑफ एसी जनरेटर क्यों बोला गया।
वाई इट्स मीन फॉर एसी, एसी में ऐसा क्या होता है? तो सुनो, एक काम करते हैं, इसका टेबल बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ये के लिए, ठीक है। इधर डाल देते हैं बेटा थीटा ओमेगा टी के एंगल्स, और इधर डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। चलो थीटा के साथ हम लोग टाइम भी ले लेंगे, दोनों को प्लॉट कर लेंगे ग्राफ बनाने के दौरान। थीटा भी लेते हैं, टाइम भी लेते हैं, और नीचे निकालते हैं ईएमएफ ई की वैल्यू, ठीक है। ई, इसका फॉर्मूला ई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो क्या मिलता है? ईएमएफ ई, मैं बेस पे ईएमएफ ले लेता हूँ, ईएमएफ ई का हाल क्या होता है वो देख लेते हैं। चलो क्या क्या एंगल लेंगे, एक साइकिल के लिए प्लॉट करेंगे। आपको पता है वेरिएशन प्लॉट करने के दौरान हम जो एंगल लेते हैं वो थीटा इक्वल टू कितना आएंगे? 0, फिर आपका 90, फिर आपका 180, क्लियर, फिर होगा बेटा आपका 270 एंड लास्ट एंगल विल बी 360। थोड़ा दूर जा रहा है, थोड़ा सही कर लेते हैं, 1 मिनट। हम यहाँ पर ग्राफ बनाने की तरफ आ रहे हैं जिससे हमें रिजल्ट मिलने वाला। व्हाई इट इज कॉल्ड एसी जनरेटर? एसी जनरेटर क्यों बोला जाता है? 1 2 3 4 और ये 5, ये हमने यहाँ पर 5 लाइन बना दी। यहाँ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या 90 डिग्री, 180 डिग्री रेडियन में भी लिख सकते हो चाहो तो, करेक्ट। ये है 270 डिग्री और ये 360 डिग्री, डिग्री में लिखो यार रेडियन में, ठीक है, चलेगा। ये टाइम का 0, ये टाइम का t/4, ये t/2, ये 3t/4 और ये कैपिटल T, एक साइकिल की अपन वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। और देखो आप डाल के देखिए, जैसे हमने आपको अभी पढ़ाया था, अगर थीटा इक्वल टू ओमेगा टी 0 होगा, साइन 0 की वैल्यू 0, 0 इंटू समथिंग 0, आपकी ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो गई? 0। आपको ऐसे ही पता है, ऑस्ट्रेलियन में आपने पढ़ा है साइन कर शुरू कहां से करते हैं? 0 to 0। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 इंटू ई नॉट। ये देखो जो हमने आपको बोला था, मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलती है? ई नॉट। आगे बढ़ते हैं, साइन 180, 0 के अपोजिट 180। आपको पता है 180 डिग्री के बाद साइन 1 की सेम वैल्यू आती है अपोजिट साइन, साइन 0 0, तो 180 भी कितना होता है? 0, 0 इंटू समथिंग 0। साइन 270 में आते हैं, 90 के अपोजिट, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 270 की वैल्यू कितनी बन जाती है? -1, -1 इंटू ई नॉट, ये बनेगा बेटा माइनस ई नॉट, जो मैंने आपको बोला था। पॉजिटिव में +1, नेगेटिव में कितनी बनती है? -1, करेक्ट, नेगेटिव रीजन में। और अगेन 360, 180 के और 180 के बाद साइन 0 0, 180 0, 360 0, 180 के बाद सेम वैल्यू आती है अपोजिट साइड में, 0 इंटू समथिंग 0। तो इस तरह से हमारी वैल्यूज मिल गई। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। लेट अस प्लॉट द ग्राफ, छोटा सा ग्राफ जो हमें सब कुछ क्लियर कर देगा। क्या ले रहे हैं हम लोग? एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, या टाइम थीटा एंगल या टाइम, दोनों यहीं पे प्लॉट कर रहे हैं, और ये सबका 0 है। अब आपको दिख रहा है कि आपके ग्राफ में आपके ये अपने टॉपमोस्ट में वैल्यू कितनी ली है? +E0, हाईएस्ट वैल्यू +E0। तो ये +E0 को हमने ऊपर रखा, और निगेटिव में बॉटम में जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे निगेटिव में वैल्यू कितनी ली है? -E0। यहां पर इस डेरिवेशन में ये ग्राफ बनाना इंपॉर्टेंट होता है। इस ग्राफ बनाने के बाद ही आपको पूरे मार्क मिलेंगे, क्योंकि वही एसी जनरेटर की थ्योरी कंप्लीट होगी। और आपको पता है थीटा या आपका एंगल जो है क्या क्या है, उसे अभी हम लोग प्लॉट करते हैं। हमारा पहला एंगल 90 डिग्री, दूसरा एंगल 180 डिग्री, तीसरा एंगल 270 डिग्री, और चौथा एंगल 360 डिग्री। डिग्री की जगह रेडियन भी डाल सकते हो, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। अभी वेरिएशन की तरफ चलते हैं, ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। देखो ग्राफ क्या दिख रहा है? एंगल 0, ईएमएफ 0, 0 to 0 शुरू करेगा। एंगल 90, ईएमएफ है आपका E0, टॉप पे जा रहा है, दैट मींस ग्राफ जाएगा ऐसे ऊपर, आपका टॉप मोस्ट वैल्यू ऊपर तक के जाएगा। 180 के लिए ईएमएफ वापस कितना बन रहा है? 0। 270 के लिए ईएमएफ कहाँ जा रहा है? -1, निगेटिव पे। 360 के लिए वापस कहां पर जा रहा है ये बेटा? आपका 0 पे। और देखो मैंने जब एक साइकिल का वेरिएशन बनाया, ये कर्व कैसा बन रहा है? इस तरह का। तो जैसा हमने कर्व बनाया, ये कर्व कैसे बन रहा है? ऐसा।
बेटा इस कर्व को कौन सा कर्व 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़े हो, ये क्या होता है, एसी अल्टरनेटिंग। याद करो, आधी हाफ साइकिल पॉजिटिव आई, आधी हाफ साइकिल क्या आ गई, निगेटिव। करेक्ट, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, क्या बोलते हैं इसे, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। आधी हाफ साइकिल पॉजिटिव आधी निगेटिव, अगर आगे बढ़ोगे तो वही होने वाला, पॉजिटिव निगेटिव। ऐसे आप 10th में, इवन हमारे 12th में, हमने इसके पहले आपको जब ये पढ़ाया था साइक्लोट्रॉन, तब भी आपको बताया था इस साइकिल कैसे जाती है, पॉजिटिव निगेटिव। क्या दिख रहा है, जब ये मैंने ईएमएफ बनाया, ये ईएमएफ कैसा आ रहा है, पॉजिटिव निगेटिव, मतलब कैसे आ रहा है मेरा ईएमएफ आ रहा है अल्टरनेटिंग वाला। दैट्स व्हाई जो ईएमएफ यहाँ जनरेट हो रहा है वो कौन सा ईएमएफ है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ है। और अल्टरनेटिंग ईएमएफ किसमें बनेगा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ उसे बनेगा जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करेगा, और अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करने वाले को क्या बोला जाता है, अल्टरनेटिंग जनरेटर। एंड दैट्स व्हाई दिस इज द थ्योरी ऑफ एसी जनरेटर। एंड हेंस इसी के कारण हम जब एसी का सिंबल दिखाते हैं, 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, ये हम एसीसी का सिंबल, अल्टरनेटिंग का करंट या वोल्टेज का जब सिंबल बनाते हैं तो हम ऐसा बनाते हैं। जैसे अभी हमने ईएमएफ का वेरिएशन पढ़ा, सामने आने वाले ए सर्किट वाले लेसन में हम करंट का वेरिएशन भी पढ़ने वाले हैं। ए सर्किट के अंदर होता क्या है, जैसा ईएमएफ चलता है ना वैसे ही करंट भी चलता है, और जैसा हमने ईएमएफ का वेरिएशन पढ़ा है ऐसा ही डिक्टो करंट का वेरिएशन भी आने वाला है, ठीक है। बट मैं समझाना यही था कि इसको एसी जैसे ईएमएफ डेवलप इन रोटेटिंग कॉइल को थ्योरी ऑफ एसी जनरेटर क्यों बोला, क्योंकि जो यहाँ ईएमएफ जनरेट हो रहा है ना वो अल्टरनेटिंग वाला है, स्विचिंग करने वाला, पॉजिटिव निगेटिव। और ये पॉजिटिव निगेटिव वाला ईएमएफ कब बनेगा, ईएमएफ कब बन जाए, जब करंट जाता है। रेजिस्टेंस तो क्या होता है, कांस्टेंट, वोल्टेज का फॉर्मूला I into R, ईएमएफ मींस वोल्टेज, तो रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो करंट जब अल्टरनेटिंग होगा, और अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करने वाले को क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। एंड दैट्स व्हाई ये जो हमारी थ्योरी है, इस थ्योरी को, इस कंसेप्ट को थ्योरी ऑफ एसी जनरेटर भी बोला जाता है। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन आए डेरिवेशन के साथ, जो छोटे छोटे पॉइंट मैंने बताए हैं, इसको पीक वैल्यू बोलते हैं, ये साइन, हाँ है ना, ये पीक वैल्यू बोलते हैं, हाईएस्ट वैल्यू इतनी होती है, ग्राफ ऐसा होता है, ग्राफ तक बनाना है, करेक्ट। और आपको बता भी दूं, इस कर्व को कौन सा कर्व बोलते हैं बेटा हम लोग, इस कर्व को बोलते हैं साइनोसाइडल कर्व, है ना, साइन वाला कर्व। साइन कर्व कभी 0 to 0 शुरू करता है, और साइन कर्व ऐसे वाले पॉजिटिव निगेटिव हाफ साइकिल वाले कभी भी आपको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो ये आपका है तो डेफिनेटली वो एसी है आपको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था इस तरह से हमारा थ्योरी ऑफ एसी जनरेटर का कंसेप्ट, ये डेवलप्ड इन अ रोटेटिंग कॉइल कंसेप्ट। बड़े काम का टॉपिक है, पूरा ग्राफ बनाना है। हाँ, साथ में एक चीज और बताओ, आप बोलोगे आपने यहाँ तो एंगल ही प्लॉट किया टाइम का, ये बेटा सबका 0, एंगल का 0, टाइम का 0। देखो एंगल जहाँ 90 है वहाँ ये t/4 होगा, एंगल 180 है वहाँ हाफ साइकिल t/2, एंगल ज्यादा 270 है वहाँ टाइम 3t/4, और एंगल जब 360 है तो ये t, क्योंकि ये t क्या है, टाइम पीरियड। जब एक साइकिल कंप्लीट होगी, आधी साइकिल ऊपर आधी साइकिल नीचे, एक चक्कर मारने को लगने वाला टाइम, ये क्या होता है, टाइम पीरियड, जो हमने इसके पहले भी आपको पढ़ा दिया है इसी चैनल पे। तो इस तरह से आपको ये ग्राफ बनाना है। एंड फाइनली दिस टॉपिक गेट्स कंप्लीटेड। अभी इसके बाद हम जस्ट पढ़ने वाले ऐसा ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका नाम है ट्रांसफॉर्मर, विच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूर 12th जर्नी, और इवन इंजीनियरिंग के लिए, फ्यूचर जर्नीज के लिए, बीएससी के लिए, तभी भी ये टॉपिक आपको मिलने वाला है। बड़ा अच्छा सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, सामने भी ऐसे ही 4 मार्क का।